हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए एक नई सीरीज़ को शुरू किया है, दैट इज़ डी रॉ सीरीज़, डेली रिवीजन एंड वर्क। तो यहाँ पर हम MCQs के द्वारा अपनी जनरल साइंस जो है बेसिकली बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स को हम रिवाइज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने बायोलॉजी को कवर कर लिया है और केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज के लेक्चर के बारे में, जो कि है केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, और यहाँ पे हम अलग अलग टॉपिक्स को कवर करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको HPS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कंटेंट सेक्शन में फ्री रिसोर्सेज के अंदर आपको MCQs की PDFs मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप आने वाले HAS एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए हमने फाउंडेशन बैच को भी लॉन्च किया हुआ है, तो आप जाकर एक बार उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इवन हमारी ऐप के ऊपर आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी, आप जाकर एक बार उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। केमिस्ट्री के जो आज हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, दैट इज़ आपके 2 चैप्टर्स हैं। एक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसके अंदर हम अलग अलग बेसिकली साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं जिन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की थी एलिमेंट्स की, जैसे कि डोब्रेनर हो गया, डोब्रेनर ट्राइड्स दिए थे, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल हो गया। इन द सेम वे आपका मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया, उसके बाद आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हो गया। तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे, और ज़्यादातर इस चैप्टर में से आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन से एलिमेंट का यूज़ कहाँ पर है, ठीक है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन की क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसकी वजह से उसके बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट को भी हम करेंगे कवर, और इसके अलावा भी इसके एलोट्रॉप्स को भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, दैट इज़ अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज फाउंड एप्लीकेबल। तो जिस टाइम पे साइंटिस्ट एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर रहे थे, तो उस टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट्स आए, जैसे कि पहले की डोब्रेनर आए, तो उन्होंने डोब्रेनर ट्रायड्स दिए। डोब्रेनर ट्रायड के अंदर इन्होंने ये बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है, अगर मैं उनके मासेस का एवरेज निकालता हूं तो वो सेकंड एलिमेंट के मास के बराबर आता है। तो इन्होंने डोब्रेनर ट्रायड के अंदर इन्होंने ये चीज़ बताई थी, लेकिन हर एक एलिमेंट के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं थी, तो इसीलिए इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए आपके न्यूलैंड, जिन्होंने ऑक्टेव रूल्स के बारे में दिया, और इन्होंने इस रूल के अंदर ये बताया कि हर एक जो 8th एलिमेंट है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर है। तो इन द सेम वे इन्होंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया और एक टेबल के अंदर अरेंज किया, लेकिन ये भी हर एक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं था। तो ये कुछ एलिमेंट्स तक ही एप्लीकेबल था, जो कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, जैसे कि अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज फाउंड एप्लीकेबल। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ कैल्शियम तक ही वो एलिमेंट्स को यहाँ पे इस टेबल के अंदर अरेंज कर पाए। उसके बाद जो एलिमेंट्स थे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो ऊपर वाले एलिमेंट्स के सिमिलर नहीं थी, ठीक है, आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जब मेंडलीव ने अपना टेबल दिया, और मेंडलीव जो है उन्होंने अपनी जो क्लासिफिकेशन करी थी एलिमेंट्स की, वो इस बेस पे करी थी कि उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस का मतलब है कि जो छोटे एटॉमिक मास होंगे, जैसे कि 1 एटॉमिक मास हो गया, 2 एटॉमिक मास हो गया, तो इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के वे में एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो यहाँ पे उस टाइम पे यहाँ पे जब मेंडलीव अरेंज कर रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिनको प्रिडिक्ट किया था, जैसे कि एक का नाम था ईका एल्यूमिनियम और एक का नाम था ईका सिलिकॉन। उन्होंने जब इस टेबल को अरेंज किया तो इन्होंने कुछ एलिमेंट्स ऐसे बोल दिए कि ये जो ईका एल्यूमिनियम है, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो एल्यूमिनियम के सिमिलर होगी, लेकिन बाद में वो एलिमेंट को डिस्कवर किया था जिसका नाम था गैलियम। इन द सेम वे जो ईका सिलिकॉन है वो बाद में जर्मेनियम के नाम से डिस्कवर हो गया था। तो कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स को यहाँ पे मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ आपको यहाँ पर एलिमेंट्स दिए गए हैं, उनके एटॉमिक साइजेस और उनके मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आपने इसको मैच करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने करना क्या है, इस वीडियो को पॉज करना है और इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ के इसकी आंसर देने की कोशिश करनी है। शुरू करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट से। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल के अंदर
कौन कौन से मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, इसके अलावा कौन कौन से एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो इनके बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं आपके वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं। इसके अलावा आपको कॉर्नर पर यहाँ पर नॉन मेटल्स देखने को मिलेंगे और इनके बीच में जो मेटल्स हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसके अलावा अगर मैं SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करूं तो जो पहले 2 ग्रुप होते हैं उनको हम S ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपके जो पीछे के 6 ग्रुप्स होते हैं इनको हम P ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। अब मैं क्योंकि ग्रुप की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये सारे के सारे ग्रुप के नाम से हम इसको जानते हैं। अगर मैं बात करूँ ये बीच वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको हम D ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हम इनको कह देते हैं। बाकी के नीचे जो 2 आपको पीरियड्स मिलेंगे ये बेसिकली आपके F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने एक और टर्म यूज़ कर दी है दैट इज़ पीरियड्स, तो अगर आप एक पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके पीरियड्स होते हैं। इन द सेम वे अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर अप टू डाउन मूव करेंगे तो ये सारे के सारे आपके ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पे जो न्यू पीरियोडिक लॉ है इसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो किस हिसाब से अरेंज किए गए ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया गया है। ध्यान रखना है मेंडलीव ने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, लेकिन न्यू पीरियोडिक जो लॉ है उसके अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं या फिर हम ग्रुप्स में अप टू डाउन मूव करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो इंक्रीज होती हैं या फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिक्रीज होती हैं। जैसे कि अगर मैं एटॉमिक साइज के बारे में बात करूं तो एटॉमिक साइज अगर हम ग्रुप्स में अप टू डाउन मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, लेकिन जैसे ही पीरियोडिक टेबल में मैं लेफ्ट टू राइट मूव करती हूं तो उस पीरियड के अंदर जो एटॉमिक मास है वो डिक्रीज करता है। इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं, हम इसके रीजंस में नहीं जाएंगे, फिलहाल के लिए आप इतना ही इसको ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एलिमेंट विद लार्जेस्ट साइज इन सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड पीरियड कौन सा है आपका, दिस इज सेकेंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो इसके अंदर आपने ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करना है जिसका लार्जेस्ट साइज है। तो ऑफ कोर्स मैंने अभी बताया लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, दैट मीन्स जो लेफ्टेस्ट मोस्ट एलिमेंट है आपका वो उसका जो एटॉमिक साइज है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन को लिथियम के साथ मैच करते हैं। तो अगर मैं बी ऑप्शन के बारे में देखूँ यहाँ पर कि एलिमेंट विद स्मॉलेस्ट साइज इन ग्रुप 13, सबसे पहली बात हम ग्रुप 13 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ग्रुप 13 आपका ये है, उसके अंदर जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है क्योंकि अप टू डाउन मूव करते करते एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो ऑफकोर्स जो सबसे ऊपर एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक साइज उस ग्रुप के अंदर सबसे कम होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर बोरोन है, तो यहाँ पे मैं इसको बोरोन के साथ मैच कर सकती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप इसको मैच करने की कोशिश करें तो बाकी की जो 2 स्टेटमेंट्स हैं आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी बचे कितने, सी, डी एंड ई ऑप्शन, एक बार इनको भी देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ से देखोगे कि सी ऑप्शन का तो 2 स्टेटमेंट ही करेक्ट है, दैट मीन्स आप इसको 2 से मैच कर सकते हैं। अदरवाइज भी अगर मैं देखूं कि एलिमेंट विद मैक्सिमम नॉन मेटेलिक करेक्टर, तो अगर मैं नॉन मेटेलिक करेक्टर के बारे में यहाँ पर बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड के अंदर तो नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है। इन द सेम वे जैसे जैसे हम डाउन टू अप मूव करते हैं वैसे वैसे नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका सबसे राइटेस्ट एलिमेंट है उसका नॉन मेटेलिक करेक्टर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे राइटेस्ट कौन सा है, बेसिकली हम फ्लोरीन को कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप फ्लोरीन को मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ कि एलिमेंट विद स्मॉलेस्ट साइज इन 4th पीरियड, अब 4th पीरियड कौन सा है आपका, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। तो कैल्शियम और पोटाशियम वाली जो आपकी सीरीज है पीरियड है उसके अंदर अगर मैं देखूँ यहाँ पर, अब जैसा मैंने आपको रूल बताया सेम रूल आपने अप्लाई करना है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे सबसे कम स्मॉलेस्ट जो आपका एटॉमिक साइज होगा वो किसका होगा, ब्रोमीन का होगा। देखो इसके अंदर हम नोबल गैसेस को कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि नोबल गैसेस का जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है, वो स्टेबल होते हैं, इसीलिए उनके जो न्यूक्लियस होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा पुल करके नहीं रखता है। तो इस वजह से भी उनका जो साइज होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हेलोजेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ब्रोमीन, तो इसको भी मैं मैच कर सकती हूँ। इन द सेम वे अगर मैं लास्ट
स्टेटमेंट के बारे में देखूं कि एलिमेंट्स विद मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर इन ग्रुप 14, तो अगर मैं ग्रुप 14 के बारे में बात करूं जो कि कार्बन फैमिली का ग्रुप है, तो इसके अंदर अगर मैं मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इन द सेम वे जैसे जैसे आप राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, वैसे वैसे आपका जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात कर लूँ जो कि आपका 14 ग्रुप नंबर है, तो उसमें जो नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे उनका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये लेड के साथ मैच कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की एक और थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में बात करूँ कि ऐसे एलिमेंट्स जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो ऐसे एलिमेंट्स जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं वो आपके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स ज़्यादा शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इन द सेम वे आपको एक और मैच द फॉलोइंग दिया गया है, आपने इसको भी एक दूसरे ऑप्शन के साथ मैच करना है। जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि किसी भी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली गेन कर लिया है। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कहाँ से कहाँ इंक्रीज करती है, तो वो आपके देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड के अंदर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इंक्रीजेज along a period। ठीक है, इन द सेम वे आइसोटोप्स की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर इनका डिफरेंट होता है, तो ये इससे मैच कर सकता है। अगर मैं लेंथेनॉइड्स के बारे में बात करूं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मैंने एफ ग्रुप एलिमेंट्स आपको बताए थे जो कि 2 नीचे पीरियड्स अवेलेबल थे, तो उसके अंदर एक एक्टिनॉइड्स होता है और एक आपका लेंथेनॉइड्स होता है। ठीक है, जो लेंथेनॉइड्स है ये ऊपर वाला है और नीचे वाला आपका एक्टिनॉइड्स है। दैट मीन्स दे आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इसको मैं इससे मैच कर सकती हूँ। इन द सेम वे अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको हम डी ग्रुप एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 3 ग्रुप से लेके 12 ग्रुप तक, तो ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और इनको हम डी ग्रुप एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत ये भी पता होना चाहिए कि जो लास्ट ग्रुप है यहाँ पर ये नोबल गैसेस के नाम से हम इसको जानते हैं। जो सेकंड लास्ट ग्रुप है इनको हेलोजेंस के नाम से जानते हैं। इन द सेम वे ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, बोरोन फैमिली के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो पहले 2 हैं आपके, जो फर्स्ट ग्रुप है दैट इज़ एल्कली अर्थ मेटल्स और जो सेकंड ग्रुप है आपका दैट इज एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी मैंने नीचे भी यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, आप एक बार इसको जाकर रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं जो कि आपको मैच द फॉलोइंग दिया गया है और यहाँ पे आपने कुछ जो एलिमेंट्स हैं या फिर कुछ जो कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनको उसकी एप्लीकेशन के साथ मैच करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि बैलून्स के अंदर कौन सी गैस को यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर जो हीलियम गैस है जिसका कि एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसके अलावा ये एक इनर्ट गैस भी है और लाइट वेट भी होती है, तो इसीलिए ज़्यादातर प्रेफर करते हैं बैलून्स के अंदर फिल करने के लिए। अगर मैं बात करूँ कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर आपके कार्बन डाइऑक्साइड को डाला जाता है। अगर मैं एलपीजी के मेन गैस के बारे में या फिर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करूं तो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। इसके अलावा जो सुपर कूल लिक्विड है इसका एग्जांपल है ग्लास, जो कि एमॉर्फस सॉलिड की तरह बिहेव करता है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप इसको मैच करेंगे तो इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स फ्रॉम द फॉलोइंग आर। तो यहाँ पे कुछ आपको मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में दिया गया है, आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो मेटल्स की है। जैसे कि अगर मैं मेलिएबल के बारे में बात करूं तो मेलिएबल का सिंपल सा मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम को शीट्स में कन्वर्ट करके एल्यूमिनियम फॉयल बना दिया जाता है, तो ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डक्टाइल के बारे में, तो डक्टाइल का सिंपल सा मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट को वायर्स में बीट कर सकते हैं, दैट मीन्स वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो कॉपर वायर है, तो कॉपर भी एक मेटल है और इसको वायर्स में हम बना सकते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज लस्टरस। लस्टरस का सिंपल सा मतलब होता है कि शाइनी इन नेचर। तो यहाँ पे जो मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी कि वो लस्टरस होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दो एक्सेप्शंस रहता है, अदरवाइज जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे लस्टरस होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं मेटल्स, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके गुड कंडक्टर नहीं होते हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। देखो आपको हर एक पॉइंट के अंदर कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जो है वो मिल जाएगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं वो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ यही होती हैं कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसके अलावा मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लस्टरस होते हैं, सोनरस होते हैं। सोनरस का मतलब होता है कि उनको बीट करने से साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे कि आयरन बेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जितनी भी आपके नोबल गैसेज हैं उसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन पार्ट को पूछा गया है, जैसे कि जो क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन भी एक नोबल गैस है, तो उसको हम माइनर्स कैप लैंप के अंदर यूज़ करते हैं क्योंकि वो बेसिकली ग्लेयर्स को प्रोड्यूस नहीं करता। इसके अलावा वो इनर्ट गैस भी है। अगर मैं नियॉन के बारे में बात करूँ तो सोडियम वेपर लैंप, जितने भी आपको लैंप्स हैं उसके अंदर नियॉन गैस देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो नियॉन गैस है वो प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट होकर बेसिकली इल्यूमिनेशन भी करती है। तो अगर मैं हीलियम के बारे में बात करूं तो हीलियम को बैलून और बेसिकली स्कूबा डाइविंग के अंदर जो सिलेंडर्स यूज़ होते हैं उसके अंदर यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक तो ये हल्की गैस होती है, दूसरी बात ये इनर्ट गैस होती है, इतनी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। तो जितने भी आपके स्कूबा डाइविंग के जो सिलेंडर्स होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन का एज अ डाइल्यूएंट इसको यूज़ किया जाता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा दैट इज़ डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू हेलोजेंस। तो यहाँ पे जो आपका ग्रुप नंबर 17 है जिसके अंदर आपके हेलोजेंस आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसके रिगार्डिंग आपको एप्लीकेशन पार्ट के बारे में पूछा गया है। जैसे कि अगर मैं फ्लोरीन के बारे में बात करूं तो उसको टूथपेस्ट के अंदर यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर आपके डॉक्टर्स जो हैं वो डेंटिस्ट जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको ऐसा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए जिसके अंदर फ्लोरीन ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोरीन के बारे में तो उसको स्विमिंग पूल के अंदर भी यूज़ किया जाता है, जो कि एक स्टरिलाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। दैट मीन्स स्विमिंग पूल के अंदर जो चीज़ों को सैनिटाइज करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं ब्रोमीन के बारे में तो ब्रोमीन विद सिल्वर, दैट मीन्स सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसको हम फोटोग्राफिक फिल्म्स के अंदर यूज़ करते हैं क्योंकि वो लाइट के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इस हिसाब से आपका जो आंसर है दैट इज़ डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कुछ और एलिमेंट्स की एप्लीकेशन दी गई हैं, जैसे कि जो फॉस्फोरस है। तो अगर मैं रेड फॉस्फोरस के बारे में बात करूँ तो वो आपके मैचस्टिक के साइड में जो रेड कलर का पिगमेंट सा लगा होता है वो बेसिकली रेड फॉस्फोरस ही होता है। इसके अलावा मैचस्टिक के जो हेड होता है उसके अंदर आपको पोटेशियम क्लोरेट देखने को मिलेगा, और जब भी पोटेशियम क्लोरेट रेड फॉस्फोरस के साथ एक तरह से रब करता है तो वहाँ से इग्निशन निकलता है, दैट मीन्स उससे वो बर्न कर जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन के बारे में तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग गैसेस हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गैस आपको मिलेगी दैट इज़ नाइट्रोजन, दैट इज़ 78%। इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि ऑक्सीजन की जो परसेंटेज होती है एटमॉस्फेयर के अंदर गैस की वो कितनी होती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट है दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है HAS का। तो यहाँ पे लिक्विड यूज्ड इन क्लिनिकल थर्मोमीटर इज, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हैं बेसिकली जो टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बेसिकली टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो यहाँ पर मरकरी को यूज़ किया जाता है। अगर मैं मर्क्यूरी के बारे में बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन एक मरकरी और गैलियम ही है जो आपको लिक्विड मिलेगा रूम टेम्परेचर पे। इसके अलावा जो मर्क्यूरी है वो बेसिकली टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो ये एक्सपैंड कर जाता है, जिसकी वजह से हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर्स के अंदर इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर मैं नॉर्मली मरकरी की पॉइजनिंग के बारे में बात करूँ तो उसकी वजह से एक टाइप की डिजीज़ होती है जिसको हम मिनीमाटा डिजीज़ के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। यहाँ पर कुछ आपको और स्टेटमेंट्स दी गई हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन पार्ट। तो यहाँ पे जो पेंसिल्स है, जो पेंसिल्स की लेड होती है उसके अंदर आपको ग्रेफाइट देखने को मिलेगा, और अगर मैं ग्रेफाइट के बारे में बात करूं तो जो कार्बन है जो कि एक नॉन मेटल होता है
उस कार्बन का एक एलोट्रॉप है। जैसे कि एक एलोट्रॉप उसका डायमंड भी है, इन द सेम वे एक एलोट्रॉप उसका ग्रेफाइट भी है। तो यहाँ पे पेंसिल्स की लेड के अंदर आपको ग्रेफाइट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बारे में बात करूँ, जो सिलिकॉन है वो बेसिकली मेटालॉइड होता है, और जितने भी मेटालॉइड्स हैं ज़्यादातर वो सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। सेमीकंडक्टर्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ऐसे तो जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं। जो सेमीकंडक्टर होते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो गुड कंडक्टर्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, तो उन्हीं को ही हम सेमीकंडक्टर्स के नाम से जानते हैं। तो इसी वजह से जो सिलिकॉन है वो बेसिकली एक सेमीकंडक्टर है और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है, जैसे अलग अलग चिप्स वगैरह बनाने के लिए। ऐसे तो मेटल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं या फिर रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो जैसे जैसे हाई टेम्परेचर होता है वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज करता जाता है, इस वजह से हम मेटल्स को यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के अंदर हम सिलिकॉन को या फिर सेमीकंडक्टर्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि आपको लिथियम आयन बैटरीज भी देखने को मिल रही हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है आपकी। तो इस हिसाब से आपकी जो स्टेटमेंट डी है, डी ऑप्शन है, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कार्बन एंडेड कंपाउंड के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपने इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले अगर मैं कार्बन के एटॉमिक नंबर के बारे में बात करूं तो वो 6 होता है। तो अगर 6 एटॉमिक नंबर है इसका मतलब इसके अंदर 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और न्यूक्लियस के अंदर 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बाहर के 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स के अंदर एक तरह से बनाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे और बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एल शेल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अब क्योंकि इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक जो आउटर ऑर्बिटल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए इसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। इसका मतलब ये 4 लोगों के साथ यहाँ पर बॉन्ड बना सकता है। तो इसका मतलब जो कार्बन होता है वो बेसिकली टेट्रावेलेंट इन नेचर होता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो कार्बन है वो अपने ही साथ बॉन्ड भी बना सकता है, हालांकि औरों के साथ भी बॉन्ड बनाता है, पर इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी होती है। इसी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन के नाम से भी जानते हैं। तो क्योंकि कार्बन की टेट्रावेलेंसी और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से कार्बन के आपको बहुत सारे कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही है। अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे एटमॉस्फेयर में 3% है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स के अंदर भी देखने को मिल रहा होगा कि हम बेसिकली अर्थ का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री से इंक्रीज़ नहीं होने देंगे। तो अलग अलग हम ट्रीटीज़ वगैरह को साइन कर रहे हैं, पेरिस एग्रीमेंट वगैरह है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होती है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे आपको आर्गन भी देखने को मिलेगी, ठीक है। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पे आ जाती है, अदर गैसेस के अंदर आ जाती है। तो आपकी जो सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि अगर मैं अर्थ क्रस्ट के बारे में बात करूं, ये तो एटमॉस्फेयर की बात होगी थी, दैट मीन्स आपके जो अर्थ है उसके आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होती है 0.03%। लेकिन अगर मैं अर्थ के बारे में बात करूं जिसके अंदर कोर, मेंटल और क्रस्ट होता है, इस क्रस्ट के अंदर कार्बन की कितनी ज़्यादा क्वांटिटी होती है, तो आपको देखने को मिलेगा 0.02% होती है। ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, जो कि है कार्बन के एलोट्रॉप्स के ऊपर। तो एलोट्रॉप्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी एलिमेंट जो अपनी डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे। जैसे कि जो कार्बन है वो कोल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, कोक की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, चारकोल, ये सारे के सारे कार्बन की ही डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स हैं। दैट मीन्स ये सारे के सारे जो हैं वो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि एलोट्रॉप्स जो हैं उसको हम 2 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स और एक है आपका एमॉर्फस एलोट्रॉप्स।
तो एमॉर्फस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि किसी एलिमेंट की फिजिकल फॉर्म, लेकिन उसके अंदर जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है वो अच्छे से डिफाइंड नहीं होता है। दैट मीन्स कोई भी किसी के भी साथ बॉन्ड बना रहा होता है, ठीक है, एक सब्सटेंस जिसके अंदर कोई भी एटम जो है वो किसी के भी साथ बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर मैं क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में बात करूं तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर शेप होती है, ठीक है। दैट मीन्स कौन सा कार्बन कौन से कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है। इसका मतलब इसका एक पर्टिकुलर लैटिस स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो डायमंड है, ग्रेफाइट है और जो फुलरीन है, ये तीनों के तीनों आपकी कार्बन की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं आपके कार्बन के। दैट मीन्स क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं। बाकी जो कोक है, कोल है और चारकोल है, इसके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी के भी साथ यहाँ पर बॉन्ड बना लेते हैं और ये तीनों के तीनों कार्बन के एमॉर्फस स्ट्रक्चर्स हैं। दैट मीन्स एमॉर्फस एलोट्रॉप्स हैं। तो अदरवाइज अगर मैं देखूँ कि ये सारे के सारे एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। तो सारे के सारे ऑल ऑफ द अबव आपका इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि कार्बन के यहाँ पर अलग अलग हाइड्रो कंपाउंड्स बनते हैं, तो उसकी एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपने इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ नेचुरल गैस, बायोगैस, सीएनजी की, तो ये सारे के सारे कार्बन के ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स के नाम से इसको हम जान लेते हैं। तो नेचुरल गैस, बायोगैस और जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है। मीथेन का मतलब क्या है कि एक कार्बन के साथ यहाँ पर 4 हाइड्रोजन जो हैं वो जुड़े रहते हैं। 4 क्यों जुड़े होंगे? क्योंकि कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है, ठीक है, 4 बॉन्ड्स बनाएगा ये। अगर मैं बात करूं एलपीजी के बारे में, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में, तो उनका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। प्रोपेन और ब्यूटेन भी एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं। प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन जुड़े होते हैं और ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन होते हैं। ऐसे ही इन द सेम वे आप हाइड्रोजन जोड़ के इसका जो ऑक्टेट है कार्बन का उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रोपेन, ब्यूटेन भी हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि बेसिकली एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर कंसीडर होते हैं। अगर मैं बात करूँ पेट्रोल और डीजल के बारे में, तो ये भी बेसिकली हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ही होते हैं। पेट्रोल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कार्बन 2 से लेके कार्बन 12 तक के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और डीजल के अंदर कार्बन 12 से ऊपर वाले जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो आपको डीजल के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही है। अगर मैं बात करूं बायोमीथेन के बारे में, तो सबसे पहली बात मीथेन के बारे में मैंने बताया आपको कि एक कार्बन है, उसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। बायोमीथेन का सिंपल सा मतलब होता है कि ये वाली जो मीथेन है ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने बनाई है। तो इसका जो मेन कंपाउंड है वो इथेन नहीं होता। इथेन के अंदर 2 कार्बन होते हैं, 1 कार्बन नहीं होता। तो यहाँ से सिंपली आपको देखने को मिलेगा कि जो 4th स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू विनेगर। तो यहाँ पे जो विनेगर है वो भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के अंदर ही हम पढ़ते हैं। तो अगर मैं विनेगर की बात करूँ तो यहाँ पे 2 कार्बन होते हैं और उसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो जुड़ा रहता है। इस फंक्शनल ग्रुप को हम कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली COOH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है। तो जिसके अंदर 2 कार्बन लगे हों और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा हो, उसको हम इथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इथेनोइक एसिड। इसके अलावा इसका जो कॉमन नेम है दैट इज एसिटिक एसिड। अगर मैं इस एसिडिक एसिड की 5 से 20% लेकर पानी के अंदर मिक्स कर दूं तो उसी को ही हम विनेगर कहते हैं। और विनेगर आपको कॉमन नाम से आप जानते हैं बेसिकली, जिसको हम सिरका भी कहते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो ए ऑप्शन है दैट इज टोटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के अंदर हम सेपोनिफिकेशन रिएक्शन के बारे में भी बात करते हैं कि सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे बनते हैं, सोप्स का क्लिनजिंग एक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर कोई भी एक क्लॉथ है उसके ऊपर अगर एक ऑयल ड्रॉपलेट लगी हुई है, तो यहाँ पे जितने भी सोप्स और डिटर्जेंट्स होते हैं उन सोप्स का जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है, हाइड्रोफोबिक एंड का मतलब क्या है कि ये वाटर लविंग नहीं है, ये पानी से दूर रहेगा। तो हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो ऑयल के साथ जुड़ जाता है। और अगर मैं हाइड्रोफिलिक एंड के बारे में बात करूं तो वो इस मॉलिक्यूल के बाहर वाली तरफ जुड़ा रहता है। तो दैट मीन्स अंदर वाली तरफ हाइड्रोफोबिक होगा, हाइड्रोफोबिक टेल होगी जो कि ऑयल ड्रॉपलेट के साथ जुड़ी रहेगी, और जो हाइड्रोफिलिक एंड होगा जिसको हम हेड के नाम से भी जानते हैं वो इस मॉलिक्यूल के बाहर एक्सपोज्ड रहेगा जो कि पानी के कॉन्टैक्ट में रहेगा। तो इसी पूरे मॉलिक्यूल को हम मिसल के नाम से जानते हैं।
और बेसिकली ये मिसल फॉर्मेशन ही होती है जिसको हम एमल्सिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ये सारी की सारी स्टेटमेंट आपको क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप के ऊपर दिए गए हैं। आपने वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और इसको आंसर करने की कोशिश करनी है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। अगर मैं बात करूं हाइड्रोफिलिक एंड के बारे में, तो अभी बताया हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो हेड पोर्शन है जो कि इस मिसल के बाहर वाली तरफ लगे रहेंगे। तो हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विद ऑयली ड्रॉपलेट, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि ऑयली ड्रॉपलेट के साथ कौन इंटरैक्ट करेगा? हाइड्रोफोबिक एंड। इसके अलावा अगर आप थोड़ी कॉमन सेंस भी लगाएं कि जो ऑयल होता है वो भी हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, तो हाइड्रोफोबिक नेचर के साथ आप हाइड्रोफोबिक टेल को ही जोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स इन द सोप सोल्यूशन ड्यूरिंग द क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। तो यहाँ पे जो मिसल्स बन रही हैं इस प्रोसेस को ही हम इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस बोल देते हैं। इसके अलावा इमल्सिफिकेशन आप ऐसे भी बोल देते हैं कि जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको जब आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। जैसे कि हमने बाइल के बारे में भी पढ़ा था जब हमने बायोलॉजी के क्वेश्चंस किए थे, तो बाइल भी हमारे जो फैट मॉलिक्यूल्स है उसको तोड़ के इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस करती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं कि हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स इज इन द इनर साइड ऑफ द मिसल फॉर्मेशन। अभी बताया हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो मिसल के अंदर वाली तरफ होंगे, तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी हार्ड वाटर से रिलेटेड। हार्ड वाटर के अंदर सोडियम आयंस की बजाय आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली सोडियम को रिप्लेस कर लेते हैं। जब ये सोडियम को रिप्लेस कर लेंगे तो सोप्स की वजह से जो लेदर बनती है, जो झाग बनती है वो नहीं बनेगी, तो उसकी वजह से एक पर्टिकुलर चीज़ बन जाएगी जिसको हम स्कम के नाम से जानते हैं। और इसी वजह से ही हार्ड वाटर के अंदर आप अच्छे से जो क्लोथ्स हैं उसको अच्छे से नहीं क्लीन कर सकते, ठीक है, क्योंकि स्कम बन जाती हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे सोडियम को रिमूव करके कैल्शियम और मैग्नीशियम जुड़ जाता है। तो अगर मैं बात करूँ कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन हार्ड वाटर अटैचेस टू ऑयली ड्रॉपलेट, तो दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि वो ऑयली ड्रॉपलेट के साथ अटैच नहीं करते हैं, वो सोडियम जो कि हेड में प्रेजेंट होता है उसको रिप्लेस कर लेते हैं। दैट मीन्स हाइड्रोफिलिक एंड के टुवर्ड्स अटैच करते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो आपकी सिर्फ 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दैट इज 2 and 3। तो इस हिसाब से आपका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कार्बन के एलोट्रॉप्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन दिया गया है आपको कि अगर मैं कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन, जो कि ये सारे के सारे कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, मतलब कि बेसिकली ये 3 कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, तो इनके बारे में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि जो डायमंड है वो बेसिकली ऐसे तो कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है, जो नॉन मेटल है वो हार्ड नहीं होते, लेकिन कार्बन का एक एलोट्रॉप जिसको हम डायमंड के नाम से जानते हैं वो बेसिकली वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस में कंसीडर होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट के बारे में, तो ऐसा मैंने आपको बताया है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है उसका एक एलोट्रॉप है जिसको हम ग्रेफाइट के नाम से जानते हैं, और ये ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ इसको आप मैच कर सकते हैं। तो मैंने बताया था ना आपको कि कुछ एक्सेप्शंस हमेशा रहती हैं, तो ये उन्हीं एक्सेप्शंस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं कार्बन के एक और एलोट्रॉप के बारे में बात करूँ जो कि होता है फुलरीन, जो कि एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 60 कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, तो बेसिकली जो फर्स्ट ऑप्शन है आप उसको फुलरीन के साथ मैच कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो सही ऑप्शन रहेगा दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन्स, तो ये भी आपका HAS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जैसे कि कार्बन कंपाउंड्स के अंदर हम एक और फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं जो कि कीटोन ग्रुप है। अब कीटोन ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ लगता है जो कि मिडल में हो, ठीक है, तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर आप 2 कार्बन लगाएंगे तो अगर यहाँ पे O ग्रुप लगाएंगे तो वो कीटोन नहीं होगा क्योंकि वो मिडल में लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए कीटोन ग्रुप होने के लिए आपको 3 कार्बन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और कीटोन ग्रुप के अंदर जो फंक्शनल एटम लगता है दैट इज O ग्रुप, ठीक है, O एटम लगता है डबल बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसी कंपाउंड को हम प्रोपेनॉन कहते हैं, एसीटोन के नाम से भी जानते हैं, जो कि नेल पेंट रिमूवर्स के अंदर यूज होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगेन आपका HAS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस इन द एटमॉस्फेयर,
तो यहाँ पे आपको नोबल गैसेस दिए गए हैं। उन नोबल गैसेस में से आपने ऐसी नोबल गैस को आइडेंटिफाई करना है जो कि आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर मैंने आपको बताया 78% नाइट्रोजन होती है जो कि नोबल गैस नहीं है। देन इज आपकी 21% ऑक्सीजन होती है, अगेन इट इज़ नॉट अ नोबल गैस। अगर मैं बात करूँ आर्गन के बारे में तो आर्गन जो है 3rd नंबर पर आती है जो कि आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। बाकी हीलियम मैंने आपको बता ही दिया था कि बैलून्स वगैरह के अंदर यूज़ होती है, लाइट गैस होती है, नियॉन आपके लैंप्स के अंदर यूज़ होती है। जो जीनॉन है आपका उसकी भी अलग अलग एप्लीकेशन है, जैसे कि लैंप्स वगैरह के अंदर भी जीनॉन को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। बाकी आर्गन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, कुछ परसेंटेज में। आप परसेंटेज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। तो बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अमंग द फॉलोइंग इज, जैसे कि मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शन को अगर मैं अवॉइड कर दूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा एलिमेंट जो कि सबसे बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का वो सिल्वर है। बेसिकली होता क्या है, अच्छा कंडक्टर होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जिस भी एलिमेंट के अंदर अच्छे अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि जो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आई होप आपको यहाँ तक जो 2 चैप्टर्स हैं दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इन दोनों चैप्टर्स के रिगार्डिंग जो MCQs हैं उनके बारे में समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ कंसेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।